बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना होता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणाएं आपको समझनी होती। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कानपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बीयू झांसी, एमजेपीआरयू, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, बरेली विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीयू झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही है, ठीक है। तो ऐसे और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का जो माइनर पेपर होगा, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही तीव्र गति से मैं चलूंगा, चूंकि ये क्या है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है, तो बहुत ही कम समय में हम लोग लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन प्रश्नों को भी समाहित किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। और विश्वास मान कर चलिए, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी? यानी धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? चाहे आपसे पूछे कि धर्म को अफीम यानी कि जो है अफीम की संज्ञा किसने दी है? धर्म को अफीम किसने कहा? तो धर्म को अफीम कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म जो होता है जनता के लिए अफीम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? धर्म सापेक्ष नहीं है, धर्म विरोधी भी नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी का समय काल था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन कर दिए गए थे, ठीक है। 1976 में हुआ था। उसी संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक की व्यवस्था के द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिया गया है? तो दिया गया समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। कौन सा अधिकार दिया गया भैया? समानता का अधिकार दिया गया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में आपको विधि के समक्ष समता की बात करता है, यानी कि कानून के नजरों में सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत एक प्रकार से अब नहीं रहेगी, सभी बराबर हैं। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। जो उपाधियां होती थी, राजाधिराज, महाराज, गणराज, ये सब उपाधियां होती नहीं थी, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ठीक है, ये सब उपाधियां जो है खत्म कर दी गई अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो ये आपका एक प्रकार से अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। तो ये 5 मौलिक अधिकार जो हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मौलिक अधिकार ये समानता से रिलेटेड है, जो कि प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार से समान श्रेणी में लाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के जो है 22 के बीच में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बहुसंख्यक शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें बलात्कार, महिलाओं को जो श्रम करवाते हैं उसके लिए इसमें बताया गया कि शोषण नहीं किया जाए किसी का। समानता का अधिकार तो आप जान ही गए, 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक शामिल है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक शामिल है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक शामिल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो हिंदू समुदाय जो है बहुसंख्यक है, बाकी ये तीनों अल्पसंख्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, वरन तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होता है? यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था भैया? ये इस कथन को कहा था डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है? बताएं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है भैया? तो वह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद जो है 23-24 में आपका धार्मिक मतलब इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 19-22 की अगर बात की 19 से 22 तक आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 में जो है एक प्रकार से जो है उसमें अनुच्छेद 32 में कहा गया है क्या, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, जहाँ तक है अनुच्छेद 32 जो है उसमें है 5 प्रकार की रिटें जारी करी जाती हैं, जिसमें आपका एक प्रकार से जो मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार का अगर आपके हनन होता है तो आप 5 प्रकार की रिटें जारी करवा सकते हैं न्यायालय से, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, हमेशा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, किसने कहा था, तो एडवर्ड टाइलर का कथन है, ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केंद्रीकरण का झुकाव शक्ति और प्रभुत्व की ओर होता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन चार्ल्स वर्थ का है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। कठोर संविधान के गुण है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कठोर संविधान के गुण, कठोर संविधान की अगर बात की तो कठोर संविधान जो होता है स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, नागरिक अधिकारों की से सुरक्षा एक प्रकार से होती है। तो कठोर संविधान में ये सभी होता है, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र शासन जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। यह परिभाषा लोकतंत्र की किसने दी है, तो इस परिभाषा को अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने दी थी। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है और 100% अब की बार आएगा। अगला क्वेश्चन से, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा एक बड़ा भाग होता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षा एक बड़ा भाग होता है। यह परिभाषा दी है डाइसी महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र के कितने रूप हैं, लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किया तो केवल एक ही देश में है आपका, वो है स्विट्जरलैंड, बहुल कार्यपालिका, और वहाँ पर स्विट्जरलैंड में एक प्रकार से ये है लोकतंत्र का जो एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। बाकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संपूर्ण दुनिया में जहाँ पर लोकतंत्र अपनाया गया है वहाँ पर, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र केवल प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सब एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र ही, तो प्रजातंत्र केवल सरकार का ही एक रूप नहीं है वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी होता है। यह कथन किसने कहा, तो राज्य समाज इन सभी का मिश्रण होता है प्रजातंत्र, ठीक है। सरकार, राज्य सरकार और समाज इन सभी का, इन तीनों का मिश्रण होता है, किसने कहा, गडिंग्स महोदय ने कहा था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, सभी साधन शिक्षा के साधन होते हैं किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। यह कथन किसका है, इस कथन को कहा था बर्न्स महोदय ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा, लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, इसको टेरी लैंड ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र साहित्य कला विज्ञान तथा जीवन के विभिन्न पक्षों की उन्नति के लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त है। यह कथन किसने कहा था, तो इस कथन को कहा था सर हेनरी मैन ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति, एक विश्व में लगभग अगर एक व्यक्ति योग्य है तो उसके दायरे में लगभग 9 व्यक्ति मूर्ख होंगे, यानी एक अगर बुद्धिमान होगा तो 9 व्यक्ति मूर्ख जरूर होंगे, यानी 10 में से 9 जो होंगे मूर्ख होंगे, एक अच्छा होगा। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होता है। यह कथन किसने कहा था, यानी कि इन्होंने कहा था कि सभी को समान शक्ति देना मूर्खों को एक प्रकार से मूर्खों की सरकार की स्थापना है, ये कार्लाइल महोदय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कौन सी है, सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है आपकी लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों से रिलेटेड कई सारी वीडियोस जो हैं वो आपको जो है को करिकुलर मास्टर पर मैंने बनाई है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर कई वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सब प्रश्न, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपके परीक्षाओं से रिलेटेड जो को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी होती है, जैसे कि आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी भी लेक्चर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अब ये बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य को शोषण का यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है एक्सप्लाइटेशन, ये किसने माना है? तो ये माना किसने? कार्ल मार्क्स ने माना। राज्य को शोषण का यंत्र माना कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की वर्ग संघर्ष की विचारधारा, मतलब की वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, किसने कहा? तो इसको ग्रीन ने कहा था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था? हीगल ने कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है, किसने कहा? राज्य संपत्ति सहित परिवारों का एक संघ है, इसको बोंदा ने कहा था, जीन बोंदा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस तत्व को राज्य का प्राण कहा जाता है? संप्रभुता को राज्य का प्राण कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राज्य के 4 तत्व होते हैं, एक होता है भूभाग, एक होता है सरकार, एक होता है जनसंख्या और एक होता है संप्रभुता, जिनमें संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है राज्य का, राज्य का प्राण कहा जाता है। ये सब प्रश्न 100% परीक्षा में लगातार पूछे गए 2022-23 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। राज्य को एक नैतिक संस्था कौन मानते हैं? आदर्शवादी विचारक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, किसने कहा? राजा लोग ईश्वर मतलब राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन कहा था जेम्स प्रथम ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक इनकी है जेम्स प्रथम की, लॉ ऑफ मोनार्की, उसी पुस्तक में ये बात कही थी। लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक जेम्स प्रथम की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, किसने कहा? राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, इस कथन को किसने कहा था? देखिए, ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में माना गया है कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। अगला प्रश्न, राजा यम और इंद्र का मतलब कि राजा जो होता है यम और इंद्र का स्थानापन्न होता है और उसका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन चाणक्य ऋषि का था, चाणक्य मुनि, आपको पता होगा चाणक्य जी, कौटिल्य इनका नाम था, अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने करी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, राज्य का आधार शक्ति है, यह कथन किसका है? बताएं, राज्य का आधार शक्ति है, यह कथन किसका है? तो राज्य का आधार शक्ति है, ये शक्ति सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है, जबकि किसने कहा था? राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, इसको कहा था ग्रीन महोदय ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, किसने कहा? प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, इसको वाल्टियर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल समूह कुटुंब होता है, वह एक सर्वोच्च पुरुष के प्रति सामान्य अधीनता के कारण संबंध रहता है, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। तो इस कथन को सर हेनरी मैन ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मातृसत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत की मान्यता है, माता की प्रधानता होती है इसमें। ठीक है, किसकी? माता की प्रधानता होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हाब्स, लॉक और रूसो तीनों ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं, अब की बार जो है संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास आपका किया जाएगा। आप जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो थर्ड सेमेस्टर से बढ़िया आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेगी। डिजिटल बोर्ड पर आपको आसानी से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपको एक प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो है आपको आगे चल करके बेनिफिट हो और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाए। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम को इसके विरोध के रूप में विकसित किया गया था। किसके विरोध के रूप में? दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और वर्णनात्मक संस्थागत उपागम, इन तीनों के विरोध में व्यवहारवादी उपागम जो है आया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किसने पर्यवेक्षणात्मक का प्रयोग कर अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र नामक महान ग्रंथों की रचना करी है? तो आधुनिक प्रजातंत्र यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन संघ, इन पुस्तकों की रचना करी है जेम्स ब्राइस ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके क्रांति के कारणों और उनको रोकने का एक प्रकार से उपाय बताया था? तो अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, किस पद्धति को तत्व मीमांसक एवं चिंतन मूलक पद्धति कहा जाता है? तो तत्व मीमांसक या चिंतन मूलक कहा जाता है दार्शनिक पद्धति को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है डेविड ईस्टन को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा डेविड ईस्टन ने 1953 में। ठीक है, अमेरिकी विद्वान है डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना
आधुनिक प्रजातंत्र की रचना किस पद्धति के आधार पर की थी? तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज की रचना उन्होंने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति पर करी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन संघ पुस्तक भी इन्हीं की है। अगला प्रश्न, किसने उत्तर व्यवहारवादी का श्री गणेश किया? तो उत्तर व्यवहारवादी का श्री गणेश करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छदम यानी कि नकली राजनीति कह करके उसकी निंदा करी है? बताएं। तो किसने उसकी निंदा करी है व्यवहारवादी राजनीति की? तो क्रिश्चियन बे ने करी है निंदा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। संस्थागत उपागम संबंधित है किससे? संस्थागत उपागम संबंधित है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो संस्थागत उपागम जो होता है परंपरागत उपागम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। व्यवहारवादी उपागम संबंधित है किससे? व्यवहारवादी उपागम की अगर बात की जाए तो वो आधुनिक उपागम से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समाज एवं राजनीतिक गतिविधियों का संबंध मतलब का समन्वय संबंधित है। समाज एवं राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय जो होता है वो सामाजिक उपागम से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक उपागम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताएं, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है? तो ये है जॉन राल्स से आगमनात्मक पद्धति का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए, प्लेटो के अनुसार कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार की अगर बात की जाए, प्लेटो के अनुसार 5040 जनसंख्या होनी चाहिए एक राज्य की। ठीक है, जबकि अरस्तु के अनुसार अगर पूछे तो 10,000। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अरस्तु की एक बड़ी फेमस रचना है, अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स। तो आपसे पूछेगा पॉलिटिक्स पुस्तक के लिए किसने लिखी है? ये 100% परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। तो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगर आपसे पूछेगा कि जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है प्लेटो ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 5040 राज्य की जनसंख्या उचित मानी है किसने? तो प्लेटो ने मानी है। और 10,000 किसने मानी है? अरस्तु ने मानी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है, किसने कहा? तो बकल ने कहा था। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान मतलब मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने ही कहा था। मतलब राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? तो अरस्तु ने ही माना। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दिया जाए। आगे देखेंगे, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजनीति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यह कथन किसका है? गैटल महोदय ने ये परिभाषा दी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विचारक ने कहा कि इतिहास राजनीति की जड़ है और राजनीति इतिहास का फल है? ये किसने कहा था? जॉर्ज सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना हुआ है? तो पॉलिटिक्स जो है ये पोलिस से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पोलिस का मतलब क्या होता है? नगर राज। ठीक है। अगला प्रश्न, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिकल पावर पुस्तक को किसने लिखा है? चार्ल्स सी मेरियम ने लिखा है पॉलिटिकल पावर पुस्तक को। ठीक है, शिकागो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही हैं चार्ल्स सी मेरियम, अमेरिका में है शिकागो विश्वविद्यालय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आमंड और कोलमैन ने इस पुस्तक को लिखा है, दी रिपब्लिक ऑफ डेवलपिंग एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? 100% परीक्षा में प्रश्न ये सब आएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करके। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, हालांकि इससे पहले कई मॉडल पेपर मैंने दिया है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपके लिए वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और मैं लेकर के आया हूं तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग खड़े उतरें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है या कथन किसका है? बताएं। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है या कथन किसका है? तो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है या कथन किसका है? जेम्स का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध है? तो मेटलैंड जो है ये विरुद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ओके, और यही सब प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, और इसीलिए आपको मैंने कहा कि भाई ये प्रश्न आपको देने चाहिए, बताने चाहिए आपके लिए। बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसने कहा कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से।
बताने का प्रयास करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कानून सार्वभौम सत्ता का क्या है आदेश है, मिल ने कहा था। या अच्छा, संप्रभुता एक विशिष्टता किसकी होती है, तो राज्य की एक प्रकार से प्राण तत्व माना जाता है। लेक्चर्स ऑन जुरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा ऑस्टिन ने। और कानून संप्रभु का या सार्वभौम सत्ता का आदेश है, ये किसने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। रूसो अधिवक्ता था किसका, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का अधिवक्ता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं, पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है, वाल्टर लिपमैन ने लिखा है पब्लिक ओपिनियन पुस्तक, ठीक है। कानून स्वतंत्रता का मित्र है, किसने कहा, रूसो ने कहा था। किसने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ से तुंग ने कहा था। ये सब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है, जॉन रॉल्स ने, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। चलें अगला प्रश्न है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला हुआ है। संप्रभुता शब्द की अगर बात करें, संप्रभुता शब्द लैटिन शब्द के सुप्रेनस शब्द से बना हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रेनस का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। अगला क्वेश्चन है, द मतलब कि लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक के लेखक कौन है। लॉ ऑफ मोनार्की पुस्तक लिखा स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कौन सा। ऑस्टिन ने विधि मतलब विधिक संप्रभुता यानी कानूनी संप्रभुता के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है, 100% परीक्षा में प्रश्न आएगा। थॉमस हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टू ट्राइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन जुरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है, ऑस्टिन ने लिखी है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये हमेशा प्रश्न पूछा गया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, यह कथन किसका है, तो ये रूसो महोदय का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी चिंतक है इनमें से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुलवादी चिंतक कौन है इनमें से, लिंडसे जो है बहुलवादी चिंतक हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रूसो ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, ये थॉमस हॉब्स का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, एक पुस्तक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, पुस्तक किसने लिखी है, तो जी.एस. मिल ने लिखी है इस पुस्तक को, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन है, तो जी.एस. मिल स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे कई प्रश्न आपके परीक्षा, स्वतंत्रता सभी बंधनों से मुक्ति होती किसने कहा, तो कांट ने कहा था इस कथन को, ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है, थॉमस हॉब्स हैं, ठीक है। मुख्य प्रतिपादकों में रूसो का नाम आता है, लेकिन थॉमस हॉब्स ने इसको और अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। ये बताएं, आगे देखेंगे, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं किसने कहा था, मैकाइबर ने कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे प्रश्न क्या पूछा गया है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन महोदय के द्वारा समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक तो हैं आपके कार्ल मार्क्स, और समाजवाद का पिता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का पिता कहते हैं। लेकिन काम ज़्यादा किया है समाजवाद को लेकर के कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स की वजह से ही समाजवाद फेमस हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन जो है उसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनको जनक कहा जाता है समाजवाद का। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन वैसे समाजवाद के जनक हैं रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है, यानी टोपी के समान है, जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है, यह कथन किसका है, बताएं फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किसका है भैया, सभी लोग बताएंगे। तो समाजवाद की अगर बात किया है, ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है, यह कथन है CEM जोड़ का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार आया है। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहते हैं, मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है, मुक्त श्रम की व्यवस्था उदारवाद से रिलेटेड है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यूटोपिया पुस्तक बड़ी फेमस है, हमेशा प्रश्न आता है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं टॉमस मोर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, तो रिवीजन क्लास के तौर पर आप इस क्लास को ले रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लेंगे, 100% आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न है, किसने मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंध करने की कोशिश की, बताएं किसने जो है मार्क्सवाद को अस्तित्ववाद से संबंधित करने की कोशिश करी, तो कामू ने करी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है। ये कथन कई बार आया हो, 2023 में, 2021, 22, 23, 18, 17 सभी में पूछा गया है। 18-17 में भी ये सिलेबस था। उस समय नई शिक्षा नीति नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न लगातार आया हुआ है। तो CEM जोड़ ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है। आदर्शवादी विचारकों में देखिए कांट, हीगल, ग्रीन है, हाब्स नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है। राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत है भूगोल और इतिहास, मानव स्वभाव और भाषा, जाति और धर्म। ये सब राष्ट्रवाद के स्वाभाविक स्रोत हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। रॉबर्ट ओवन ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो 1827 में किया था सबसे पहले। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के जनक भी हैं एडम स्मिथ, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में। अच्छा ये बताएं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समाजवाद एक गिरगिट का सा धर्म होता है जो वातावरण के अनुसार रंग बदल लेता है। ये कथन कहा था रैमजे मेयर ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि समाजवाद एक गिरगिट की भांति होता है जो एक प्रकार से वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। जिस तरीके से गिरगिट जो होता है वो अपना कलर बदलता है, उसी तरीके से समाजवाद भी अपना कलर बदल लेता है। ये रैमजे मेयर का कथन था। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो जीवन के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति किसके लिए हुई है। जीवन के लिए हुई है। और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। बताएं किसने कहा था। राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो मतलब किसके लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और एक प्रकार से और सदजीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। यह कथन किसने कहा था। अरिस्टोटल ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु ने। अगला प्रश्न, नगर राज शब्द का समानता संबंधित है किससे। नगर राज संबंध जो है, इस शब्द का संबंध प्राचीन यूनान से है। क्योंकि उस समय जो पोलिस शब्द होता था उसी का मतलब नगर राज होता था। पोलिस से बना है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से पॉलिटिक्स हु गेट्स बट व्हेन एंड हाउ किसने लिखा है इस पुस्तक को। तो इस पुस्तक को लिखा लास्बेल ने 1936 में, 1936 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग नहीं है इनमें से। देखिए जनसंख्या, भूक्षेत्र और संप्रभुता, इसके अलावा सरकार, ये चारों आवश्यक अंग होते हैं। धर्म इसका आवश्यक अंग नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, किसने माना कि राजा की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसने माना। तो किसने माना कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसने माना भैया, हाब्स, प्लेटो और ला के तीनों मानते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है किसने कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, इसको ग्रीन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 100% प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है। तो सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य एक आवश्यक बुराई है कौन मानता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसको थॉमस पेन मानते हैं। व्यक्तिवाद हैं ये, थॉमस पेन व्यक्तिवादी विचारक हैं, तो व्यक्तिवादी ही मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है किसने कहा, मतलब कि ये किस सिद्धांत में बताया गया है। तो ये विकासवादी सिद्धांत में कहा गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो कौटिल्य की रचना है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब आ रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है जो है, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है। बताएं। संसदात्मक शासन प्रणाली की अगर बात की तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन में शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो संसदीय शासन में शासन का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। संसदीय शासन व्यवस्था भारत में भी है वहाँ, और यहाँ पर भी जो है शासन का वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। संघात्मक शासन की विशेषता क्या है। संघात्मक शासन की विशेषता क्या होती है, शक्तियों का विभाजन उसमें होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन की विशेषता है। एकात्मक शासन की विशेषता, एकात्मक शासन की विशेषता समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। एकात्मक शासन में ये होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है इनमें से। तो संघात्मक शासन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में संघात्मक शासन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघात्मक राज्य में राज्य इकाइयां अपनी सत्ता कहाँ से प्राप्त करती हैं।
केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, एक मिनट, संघात्मक राज्य में जो इकाइयां होती हैं राज्य की, अपनी सत्ता कहाँ से प्राप्त करती है, तो संविधान से प्राप्त करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है, बताएं। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है इनमें से, तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कौन है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य की अगर बात की तो प्रशासन करना कार्यपालिका का प्रमुख काम होता है, क्या, प्रशासन करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है, तो बहुल कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, सी ऑप्शन। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी स्विट्जरलैंड में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा कार्यपालिका का चुनाव किस देश में होता है, फटाफट से आप बताएंगे। निर्वाचित निर्वाचक मंडल के द्वारा कार्यपालिका का चुनाव जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, वंशानुगत कार्यपालिका किस देश में है, तो वंशानुगत कार्यपालिका जो है वो ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्यपालिका के महत्व में वृद्धि के कारण है। कार्यपालिका के महत्व में वृद्धि का कारण है विदेशी व्यापार, लोक कल्याण और विदेशी नीति, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स ई मेरियम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक शक्ति निहित होती है। राजनीतिक शक्ति जो होती है जनसाधारण की इच्छाओं में निहित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या सही है, इनमें से निम्नलिखित में से क्या सही है, सत्ता जो होती है विवेक पर आधारित होती है, बिल्कुल सत्ता विवेक पर ही आधारित होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार क्या है भैया, एक नागरिक अधिकार है भारत में इस समय, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार है एक, तो नागरिक अधिकार जरूर है, ठीक है। हर एक नागरिकों को नहीं मिलता संपत्ति का, लेकिन है इस समय, कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है संपत्ति का अधिकार, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर नागरिक अधिकार है तो भी लगा सकते हैं, कानूनी अधिकार भी होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चूंकि कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। तो संपत्ति अधिकार है एक, तो यहाँ पर आप कानूनी अधिकार ही लगाइएगा, चूंकि ये विधिक अधिकार हो गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में से कौन, चूंकि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, फिर उसके बाद में क्या किया गया है, फिर उसके बाद में संपत्ति के अधिकारों में चूंकि बहुत जो विदेशी मतलब कि कोई काम भारतीय या सरकारी काम करना हुआ, सड़क बनवानी हुई, पुल बनवाना हुआ, हवाई अड्डा बनवाना हो, तो उसमें क्या होता था कि भाई लोग संपत्ति को लेकर के केस लड़ देते थे और अपने खेतों में, अपने जमीन पर सड़क वगैरह नहीं बनने देते थे, ऐसे होता था। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वो कानूनी अधिकार हो गया है, तो वो एक प्रकार से सरकार जब चाहेगी तब वो एक प्रकार से ले सकती है आपको उचित मुआवजा दे करके। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में से कौन एक शामिल नहीं है, तो मिल नहीं शामिल है, बाकी लाक, हाब्स और स्पेंसर शामिल हैं अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में। अगला प्रश्न, मानवीय अधिकारों की घोषणा कौन करता है। मानवीय अधिकारों की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। मत का अधिकार क्या है, मत का अधिकार है, मत का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल कितनी धाराएं हैं, मानवाधिकार के घोषणा पत्र की अगर बात की तो कुल मिलाकर के 30 धाराएं हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे अधिकार जो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो कौन से अधिकार हैं, तो वे अधिकार जो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं वे राजनीतिक अधिकार होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की को करिकुलर परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी और तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आने वाले थर्ड सेमेस्टर में आपकी विधिवत तैयारी यहाँ पर भी आपकी करवाई जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और BA करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, आदर्शवाद से कौन जुड़ा नहीं है, मतलब कि आदर्शवाद से कौन नहीं जुड़ा था, तो हीगल जो है जुड़े थे, TH ग्रीन भी जुड़े थे, कांट भी जुड़े थे, लास्की नहीं जुड़े थे आदर्शवाद से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद का अर्थ होता है राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। समानता, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय
की अवधारणा किससे संबंधित? तानाशाही से नहीं, अभिजात वर्ग से भी नहीं, लोकतंत्र, बिल्कुल प्रजातंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, अधिकार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा लोकतंत्र से रिलेटेड है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मानना है कि, तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मानना है कि अधिकार राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति अधिकारों की अवधारणा किससे प्रतिपादित की? बताएं, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा किसने प्रतिपादित करी? तो जॉन लॉक ने प्रतिपादित करी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता का क्या अर्थ है? अवसर की समानता का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक ही शुरुआत को पूरा करता हो। बिल्कुल, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक एवं सकारात्मक अधिकारों की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी? नकारात्मक एवं सकारात्मक अधिकारों की अवधारणा जो है एंड्रयू हेवुड ने प्रस्तुत करी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसके मतानुसार राज्य जो है, मतलब किसके मतानुसार कानून राज्य प्रभु का आदेश है या संप्रभु का आदेश है? बताएं, किसके मतानुसार कानून संप्रभु का आदेश है? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो चाहो करो का क्या आशय है, मतलब किस प्रकार से? जो चाहो सो करो का आशय किस प्रकार की स्वतंत्रता से है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके मतानुसार जिन अनुबंधों के पीछे तलवार नहीं होती है वे केवल शब्दों की तरह हैं जो व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? यह कथन किसका है? हाब्स का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में किसका विचार नकारात्मक है? स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में जो है जेस मिल का विचार जो है नकारात्मक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की समानता एक उच्च आदर्श के समान है जिसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता? बताएं, किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की समानता एक उच्च आदर्श के समान है जिसे व्यवहारिक रूप से नहीं दिया जा सकता है? प्राकृतिक समानता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं, बताने का प्रयास करें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अधिनायक तंत्र किस बात में विश्वास करता है? बताएं, अधिनायक तंत्र जो है वो किस बात में विश्वास करता है भैया? अधिनायक तंत्र की अगर बात की जाए तो अधिनायक तंत्र किस बात में विश्वास करता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अधिनायक तंत्र जो होता है वो किस बात में विश्वास करता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अधिनायक तंत्र किस बात में विश्वास रखता है? बताइए। तो अधिनायक तंत्र जो होता है वो आपका हिंसा और शक्ति में विश्वास रखता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सब राज्य के भीतर हैं, राज्य के बाहर कोई भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कोई नहीं है। यह कथन किस अधिनायक का है? यह कथन किसने कहा था? मुसोलिनी ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अधिनायक तंत्र के गुणों से संबंधित नहीं है इनमें से? तो देखें, इनमें से जो है कुशलतापूर्वक शासन, राष्ट्रीय एकता का विश्वास और सर्वांगीण विकास, ये इन तीनों नहीं शामिल है इसमें। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आलिखित संविधान किस देश में है? आलिखित संविधान जो है ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन जो है वो अभिसमयों पर आधारित है, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधानवाद का लक्षण नहीं है? संविधानवाद का लक्षण इनमें से व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार के विचारों, मतलब विचार को 20वीं शताब्दी में किन बातों से धक्का पहुंचाया? किन बातों ने? तो साम्यवादी विचारों ने धक्का पहुंचाया। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक सरकार की कौन सी विशेषता है? संवैधानिक सरकार की विशेषता है संविधान का महत्व, सीमित सरकार और नागरिक अधिकार, ये तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वे मौलिक अधिकार जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाते हैं। कैसे? मतलब वो संविधान कहलाते हैं, किसने कहा? वो गेटल ने कहा था कि वे मौलिक अधिकार जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाते हैं। गेटल ने कहा। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को विधि शास्त्रों का स्वर्ग कहते हैं? विधि शास्त्रों का स्वर्ग कहा जाता है भारत के संविधान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिखित संविधान को जन्म दिया? तो अमेरिका ने, सॉरी, किसने दिया था लिखित संविधान को जन्म? किसने दिया भैया? फ्रांस की बात करें, लिखित संविधान को जन्म दिया, लेकिन अमेरिका भी मान सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, आलिखित संविधान की विशेषताएं हैं। आलिखित संविधान की विशेषताएं क्या हैं? संकट काल में सर्वश्रेष्ठ, प्रगतिशील संविधान, क्रांति, सुरक्षा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। सबसे छोटा लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, ठीक है। और जन्म किसने दिया? फ्रांस ने दिया, चूंकि फ्रांस का कई संविधान बन चुके हैं और अमेरिका एक प्रकार से उसके बाद, लेकिन अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधानों में। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की विशेषता क्या है? लिखित संविधान की विशेषता होती है अधिकारों की रक्षा होती है, स्थायित्व बना रहता है और शासकों के अत्याचार से रक्षा होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो सकता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कानून संप्रभु की आज्ञा है या परिभाषा किसने दी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये किसने कहा? तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसको कहा था ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। विधि का शासन निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तो विधि का शासन जो है इंग्लैंड में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से प्रशासकीय कानून किस राज्य की शासन व्यवस्था का आधार है? तो प्रशासकीय कानून जो है वो फ्रांस के शासन व्यवस्था का आधार है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? बताएं कौन सा कानून का स्रोत नहीं है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कानून का स्रोत कौन सा नहीं है? धन जो है कानून का स्रोत नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसने कहा था कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? बताएं किसने कहा था कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं और एक एक ही मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी? ये किसने कहा था? प्रोफेसर डायसी ने कहा था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्वतंत्र होने के लिए अपने आप को बंधनों में बांध लो, किसका कथन है? तो ये कथन कहा था किसने? प्लेटो ने, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कानून का पालन करने के लिए क्या आधार है? तो कानून का पालन करने के लिए आधार है सामाजिक हित, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। कानून व नैतिकता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कानून किस स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासक वंश का आदेश है? यह कथन किसका है? कानून किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासक वंश का आदेश है, यह कथन ऑस्टिन ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कानून का अधिकतम पालन ही स्वतंत्रता है, कानून का अधिकतम पालन ही स्वतंत्रता है, किसने कहा था? जीन जैक्स रूसो ने कहा था, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंड की एक ऐसी पीड़ा जो समाज के द्वारा अपराधी को सुनिश्चित दंड मतलब कि सुनिश्चित ढंग से दी जाती है क्योंकि वह उस समाज का अस्थायी या अस्थायी सदस्य है, यह कथन किसका है? यह कथन फियोल का था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दंड एक प्रकार की क्या? दंड एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ा या क्लेश समाहित हो, यह कथन किसका है? यह कथन मतलब कि यह कथन किसका है? अब ये कथन पर जो चलता है वो है इंग्लैंड, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताएं, लाख के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, लाख के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो जॉन लाख के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? वो शक्ति और मतलब शांति और विवेक का काल था जो है प्राकृतिक अवस्था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, लेवियाथन पुस्तक किसकी है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं थॉमस साप्स, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य इच्छा का सामान्य अर्थ क्या है? बताइए, सामान्य इच्छा का सामान्य अर्थ होता है विवेकशील इच्छाओं का योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाब्स के द्वारा प्रतिपादित राज्य का स्वरूप क्या था? तो हाब्स के द्वारा प्रतिपादित जो राज्य का स्वरूप था वो निरंकुश तंत्रीय था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख के द्वारा प्रतिपादित राज्य का स्वरूप क्या था? राज्य के द्वारा प्रतिपादित जो है लाख के द्वारा प्रतिपादित राज्य का स्वरूप जो था वो था संवैधानिक राजतंत्रीय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न आता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य जो होता है शोषण की संस्था के रूप में राज्य का अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति की ओर चलो का कथन मतलब की कथन है, प्रकृति की ओर चलो ये कथन जॉन लाक का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस विचारक को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? रूसो को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो होता है किसी साध्य के लिए एक साधन का काम करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया 19वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक समाजवादी राज्य निम्न में से किसके लिए आग्रही है? तो एक समाजवादी राज्य जो होता है वो सभी सदस्य की उन्नति के लिए कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं तीव्र गति से। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें
प्रश्न है किसने दार्शनिक दृष्टिकोण के कल्याणकारी राज्य का विचार दिया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दार्शनिक दृष्टिकोण के से कल्याणकारी राज्य का विचार दिया था? तो टी.एच. ग्रीन ने दिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राज्य के स्वभाव के बारे में सावयव सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो सावयवी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दी ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी पॉवर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इसको एंजल्स ने लिखा, फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स और कार्ल मार्क्स ये दोनों बहुत ही विद्वान आदमी थे और दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। अगला क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत में वैज्ञानिक विश्लेषण देखा जा सकता है? तो वैज्ञानिक विश्लेषण जो आप देख पाएंगे वो विकासवादी सिद्धांत में देख पाएंगे, इसलिए विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत अधिक संतोषजनक है? अधिक संतोषजनक जो है वो विकासवादी और ऐतिहासिक सिद्धांत ही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा कौन से एक मतलब कौन सा एक विद्वान सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है? देखें यहाँ पर विद्वान कर लेंगे। देखिए थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों सामाजिक समझौते से संबंधित हैं। सर हेनरी मैन नहीं संबंधित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे राजनीतिक चिंतन को रूसो की महत्वपूर्ण देन क्या है? राजनीतिक चिंतन को रूसो की महत्वपूर्ण देन क्या है? समान इच्छा का सिद्धांत जो दिया था और रूसो ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य को श्रेष्ठ यानी पाशविक यानी भौतिक बल का परिणाम मानता है? तो कौन मानते हैं ऐसा? कौन सा सिद्धांत शक्ति सिद्धांत मानता है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचक थे? पितृसत्तात्मक सिद्धांत के आलोचकों में जैक्स, मैकलीन, मार्गन तीनों का नाम आता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वर्ग संघर्ष राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स ने ही वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दार्शनिक पद्धति को निम्न में से किसने अपनाया था? दार्शनिक पद्धति को निम्न में से किसने अपनाया था? अच्छा, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? आर्थर बेंडन ने लिखी है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? ग्राहम वालास ने लिखी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको बता दिया जाए। अच्छा, जो है राज्य संघों का एक संघ किसने कहा था? लास्की ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न दार्शनिक पद्धति को निम्न में से किसने अपनाया था? दार्शनिक पद्धति को प्लेटो ने अपनाया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन जीव शास्त्रीय पद्धति के धुर समर्थक रहे हैं? यानी धुरी समर्थक मतलब कि एकदम से शुरुआती समर्थक रहे हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है जीव शास्त्रीय पद्धति के धुर समर्थक रहे हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन व्यवहारवादी पद्धति के प्रणेता हैं? व्यवहारवादी पद्धति के प्रणेता डेविड ईस्टन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक ग्राहम वालास ने लिखी है। डी ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमेशा आता है। अगला प्रश्न है औचित्यपूर्णता का सिद्धांत किसने दिया है? रिलेवेंस ऑफ क्रेडो किसका कथन है? ये मतलब किसका सिद्धांत है औचित्यपूर्णता का सिद्धांत? तो ये है डेविड ईस्टन का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है किसने कहा था कि हम समस्त साधनों द्वारा अनुभववादी ज्ञान को दुहें किंतु कहीं उसे पूज्य ना बना दें? ये किसने कहा था? ये मिहान का कथन है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किसने कहा था? प्रोफेसर कैटलिन ने कहा था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन भी ये कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया? ये कथन कहा था प्रोफेसर सीले ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से लाक की रचना कौन सी है? बताएं, लाक की रचना इनमें से कौन सी भैया? नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख ये लाक की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? दी प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी कौटिल्य ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य। विष्णुगुप्त ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक और सारहीन ढांचा है। यह कथन किसका है? ये उक्ति चार्ल्स बियर्ड की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये लगभग आप 175 प्रश्नों को पार कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 200 प्रश्नों को मैंने रखा था, 150 प्रश्न इसलिए रखा था ताकि आप लोग वीडियो को अंत तक देख लें। इसीलिए मैंने 150 प्रश्न आपसे आपसे कहा था, ताकि आपको एक प्रकार से अच्छी चीज़ें समझ में जो है, आप जब 150 प्रश्न देखेंगे तो सोचेंगे कौन देखेगा, बड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने कम प्रश्न बताए थे। और अच्छा, यूटोपिया पुस्तक टॉमस मूर की है, मैंने बताई थी। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने की है? अरस्तू की है। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। काम्टे द्वारा राजनीति शास्त्र के अध्ययन की विधियों के प्रकार कितने हैं? तो 5 प्रकार उन्होंने बताए थे, ठीक है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, किसने कहा था? लिकाक ने कहा था। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था? गार्नर ने कहा था। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं का उल्लेख जो है किसने किया? तो अरस्तू ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीति शास्त्र और भूगोल में कोई संबंध नहीं है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कथन सही हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, ठीक है। देखिए, राजनीति शास्त्र और भूगोल में संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? संबंध नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी मनोविज्ञान राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है, बिल्कुल सही कथन है। इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला, ये भी बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य की भीतरी भावनाओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का मनुष्य के बाहरी कार्यों से है। बिल्कुल ये तीनों कथन सही हैं, जबकि बी वाला जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। यानी राजनीति विज्ञान और भूगोल का आपस में संबंध है, संबंध नहीं है यहाँ पर दिया गया, इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से है होता है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्तियों से होता है। एक कीमतों का और दूसरा मूल्यों का अध्ययन करता है, यानी कि अर्थशास्त्र कीमतों का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र मूल्यों का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंधों को बताते हुए ये कथन है आइवर ब्राउन का। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है, यह कथन कहा था लॉर्ड एक्टन ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों का जनक यानी प्रिवेंट साइंस किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं, बताएं। सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान किसे कहा जाता है? सामाजिक विज्ञानों का जनक विज्ञान कहा जाता है समाजशास्त्र को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजनीति शास्त्र की जड़ मनोविज्ञान है। राजनीति शास्त्र की जड़ जो है मनोविज्ञान में निहित है, यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य से समाप्त होता है? किसने कहा था? तो गार्नर महोदय का यह कथन है, ठीक है। गार्नर का ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? राजनीति जो है प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है, यह कथन कहा था लासबेल ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने राजनीति और भूगोल के बीच संबंध पर प्रकाश डाला? बताएं, किसने डाला था? तो किसने राजनीति और भूगोल के बीच संबंध पर प्रकाश डाला? मॉन्टेस्क्यू ने डाला। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक को लिखा है जे.एस. मिल ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, पोलिस से बना है पॉलिटिकल साइंस, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया और बहुत ही तीव्र गति से मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल यही परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, 100% ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धन्यवाद।